हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आज का हमारा टारगेट है कि लास्ट क्लास में हमने 11 के पीवाईक्यू करे थे। आज 12th के सारे पीवाईक्यू कर लेंगे, जिससे जितने मैक्सिमम पॉसिबल होते कोशिश करते हैं अटेम्प्ट करने की, जिससे आपका 12th के कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखो, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, पूछा फॉग जो होगा वो 1 1 या ऑन टू होगा कि नहीं होगा, मतलब 1 1 ऑन टू चेक करना है आपको। करो जल्दी से ट्राई। फॉग को चेक करो कि 1 1 और ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो देखो, एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा सीख लो। एफ के अंदर जी एक्स रखना है, एफ के अंदर रखना है जी एक्स, तो ये हो जाएगा जी एक्स माइनस 1। और जी एक्स की जगह रख देंगे -1। एलसीएम अगर आप लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर चल जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखो ये फंक्शन। अब इस फंक्शन को ध्यान से देख के बताओ कि ये ऑड इवन ऐसा कुछ क्या होगा। 1 1 मिनिमम क्या इवन? इवन फंक्शन है ना, डायरेक्टली दिख रहा है। और वहां पे ये भी आपको पता चल जाएगा, अगर 1 1 भी चेक करना है आपको, तो 1 1 को चेक करने का जो पहला तरीका है वो भी अपना सकते हो कि फॉग ऑफ x1 इक्वल टू फॉग ऑफ x2 करोगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा, x1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आएगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो ये 1 1 नहीं, ये क्या आ जाएगा, मैनी 1। अंडरस्टूड एवरीवन? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। हाँ, अब ऑन टू को चेक करने के लिए हमने ये तरीका सीखा था क्लास में कि जो जो फंक्शन का रेंज और कोडोमेन अगर बराबर होगा तो फंक्शन ऑन टू होगा। तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कोडोमेन तो ऑल रियल नंबर है, इसकी रेंज पता करनी पड़ेगी। अगर हमने रेंज निकाल ली तो पता चल जाएगा। तो फंक्शन जो है y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 1 बाय क्वाड्रेटिक, 1 बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, जब भी आपके पास आए 1 बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, ऐसा जब भी आपके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बना दो तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका हम कर देंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। d मतलब b स्क्वायर, b तो है ही नहीं, -4a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसके दो रूट से -1 और 0, प्लस माइनस प्लस, सही है, चेक कर लेना। तो यहाँ पे रेंज और कोडोमेन अलग अलग आ रही है ना। रेंज क्या थी, ये रेंज है आपके, कोडोमेन क्या ऑल रियल नंबर थे, फंक्शन क्या हो जाएगा इनटू। तो ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू, ऑप्शन नंबर डी वेरी गुड, करेक्ट आंसर। अगले इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना था। आपको ऑलरेडी पता ही है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, है ना। एस वाले की अगर बात करें तो एस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जिनके 2 प्लस ए बाई बी की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, ऐसे एलिमेंट एस के अंदर आएंगे। तो अगर रिफ्लेक्सिव का देखोगे तो a प्लस a 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, 3 ग्रेटर देन 0, तो रिफ्लेक्सिव तो सेटिस्फाई कर रहा है।
सिमेट्रिक में आपको देखना पड़ेगा क्या अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या इसका उल्टा भी सेटिस्फाई करेगा क्या? तो ये तो एग्जांपल से भी आप देख सकते हो, जैसे मान लो 2 प्लस 1/-4 ले लिया, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो इसका उल्टा उल्टा क्या हो जाएगा, -4/1, ये सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं। तो सिमेट्रिक होगा क्या? नॉट सिमेट्रिक। अंडरस्टूड? यस सर। है ना, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक नहीं है तो पहले पता चल गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब टी के बारे में भी आप देखोगे, अगर ए कॉमा ए रखोगे तो रिफ्लेक्सिव है। a² - b² अगर इंटीजर है तो इसका उल्टा भी इंटीजर होगा, है ना? Yes, Yes. yes, sir. तो टी तो सिमेट्रिक होगा, टी सिमेट्रिक हो जाएगा। तो टी सिमेट्रिक इट इज नॉट, तो ये वाला हो गया आपका, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके, अगली ये दो वेराइटी जल्दी से ट्राई करके आंसर निकालो। हो सकता है आपने कर रखे हो पहले भी, प्रैक्टिस कर लो बस एक बार। और जिसने ऑलरेडी कर रखा है तो वो अपने जो भी आपके पास कोई और पीवाईक्यू वर्कशीट आपको करने का वो बैठ के कर सकते हो, ठीक है? टेन इनवर्स वाला आपको याद होंगे, सिखाए थे क्लास में। हम कोशिश करते हैं कौन सा फॉर्मूला क्रिएट करने की, टेन इनवर्स के अंदर x-y/1 + x, ये कोशिश करना है क्रिएट करने की। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, 1/2r, इसके लिए बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। क्या करोगे सबसे पहले, इसमें क्या करेंगे? +-1 +-1। नहीं, हाँ, उसके पहले अपन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे, क्योंकि ऊपर 2 चाहिएगा आपको आगे जाके, हाँ, है ना? सबसे पहले, क्योंकि न्यूमरेटर में जब x-y क्रिएट करोगे तो न्यूमरेटर में 2 क्रिएट होगा, सबसे पहले क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? यस सर। अब Yes. +-1 करो, और r² - 1। अब इसके फैक्टर बनाओगे, इसके फैक्टर बनेंगे क्या, 2r+1 2r-1, और इनका डिफरेंस क्या होगा, 2r+1 -2r-1। इसका डिफरेंस भी 2 के बराबर होगा। क्लियर हो गया? इसलिए 2 क्रिएट किया पहले। अंडरस्टूड? अब इसको आप Yes. अप्लाई, टेन इनवर्स x - टेन इनवर्स y। अब आपको एक एक करके बस समेशन अप्लाई करना, r बराबर 1 से लेके 50। सम r को 1 रखोगे, 1 रखने पे 3, यहाँ पे 1, फिर r को 2 रखोगे, एंड सो ऑन, और लास्ट रखोगे r को 50। 50 - 1 कितना होगा, 99, सॉरी 100 - 1, हाँ सही है ना? अब ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास दो टर्म बचेगी, टेन इनवर्स 101 - टेन इनवर्स 1। अब यहाँ पे वापस फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, टेन इनवर्स x - y, है ना? टेन इनवर्स x - y/1 + xy, ये कह रहा था, यस सर। 100/102। तो क्या आएगा ये, 50/51। अंडरस्टूड? यस Yes, sir. यस सर। ठीक है। अगला वाला को करने का तरीका सिखाया था, ग्राफिकल तरीका भी होता था, बिना ग्राफ वाला तरीका भी होता था, ठीक है? याद है? यस सर। ठीक है, तो देख लो अच्छे से एक बार, अगला वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। ये स्टैंडर्ड ही है, बहुत सी बार पूछ लेता है जेई में।
अब बताओ क्या करोगे यहाँ पे। देखो सबसे पहले पाई के मल्टीपल्स लिख लिया करो। 3.14, 6.28, 9.42, 12.56 एंड सो ऑन, है ना। अब सबसे पहले कॉस, कॉस के अंदर नेगेटिव होगा तो कुछ वैसे फर्क पड़ता नहीं है, इस माइनस को प्लस पे लिख सकते हैं। अब 5 किसके आसपास है, 2 पाई के आसपास। 5 किसके आस, अब मुझे एंगल को रिड्यूस करना है, एंगल को क्या करना है, रिड्यूस। 5 रेडियन को क्या करना है, रिड्यूस करना है, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को एक्स तभी लिख पाएंगे जब एक्स आपका 0 से 5, मतलब 0 से 3.14। तो यहाँ पे एंगल को रिड्यूस करना है, इसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। रिड्यूस करने के लिए माइनस ही करना पड़ेगा। किससे माइनस करो, 2 पाई से माइनस करके देखते हैं। तो हम ये पता कर लेते हैं कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा होता है क्या। तो 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ फोर्थ। Fourth quadrant. क्वाड्रेंट। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, ये कॉस थीटा ही होता है। मतलब कॉस थीटा को कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है Yes, sir. है ना। तो ये इस कॉस, ये एक Yes. कॉस थीटा है, क्योंकि मुझे एंगल को रिड्यूस करना है इसलिए हमेशा माइनस ही सोचूंगा, माइनस की ही सोचूंगा। तो कॉस ये थीटा है मान, कॉस थीटा को कॉस 2 पाई माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है, ये 2 पाई माइनस थीटा लिख दो। इसी तरह से इसको वापस रिड्यूस करते हैं, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू सोचते हैं कि साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होगा, ये माइनस साइन थीटा होगा। Yes, तो sir. यहाँ पे साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ साइन 2 पाई माइनस थीटा। अंडरस्टूड, साइन थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं हम माइनस साइन 2 पाई माइनस थीटा से। यहाँ साइन इनवर्स एज इट इज, इस साइन थीटा को मैंने लिख दिया माइनस ऑफ साइन 2 पाई माइनस थीटा। अब 12 4 पाई के आसपास है, 12 किसके आसपास है, 4 पाई, तो 10 और 4 पाई माइनस थीटा पता कर लेते हैं। तो ये भी कितना होता है, माइनस 10 थीटा। Yes, sir. तो 10 थीटा को लिखने का एक और तरीका क्या है, माइनस ऑफ 10 4 पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब 12। तो सारे एंगल को रिड्यूस कर दिया। अब चेक कर लेते हैं इनकी वैल्यू, देखो ये वैल्यू जो होगी ये कितनी हो जाएगी, 2 पाई माइनस 5, मतलब 1.28, 1.28 इसी रेंज में आ रहा है, रेंज में आ रहा है तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगी। साइन इनवर्स में नेगेटिव बाहर आ जाता है। अब 2 पाई माइनस 6, ये 0.28 आएगा तो ये भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 10 इनवर्स में भी नेगेटिव बाहर आता है। और 4 पाई माइनस 12, 0.56, वो भी -π/2 से π/2 में ही है, -1.57 से 1.57 के बीच में ही ये दोनों नंबर, है ना। तो ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगी, आएगा 2 पाई माइनस 5, 2 पाई माइनस 6, 4 पाई माइनस 12। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर क्या है, बस समझ में आई? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आए छोड़ के मत आना, अच्छे से प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना। दूसरा ग्राफिक इनका पता होना चाहिए, तीनों ग्राफ, कभी कभी ग्राफ इस दूसरे चैप्टर में यूज हो जाते हैं, तीनों का ग्राफ एक बार पढ़ के जाना। ये दोनों भी ट्राई कर लो जल्दी से।
सिक्स भी हो गया, कर रहे हो? सिक्स हो गया, कर रहे हैं करो सर, कर रहे हैं अभी। करो। लिख लो। सबसे पहले इस थ्री को बाहर निकाला और इस थ्री को बाहर निकाला, फिर इन दोनों को कंबाइन, ये कंबाइन। अब ये एडजॉइन के बाहर निकलेगा, फिर डिटरमिनेंट के बाहर निकलेगा। पहले से थ्री की पावर थ्री था, और वो जो नंबर है वो एडजॉइन के भी बाहर निकलेगा, डिटरमिनेंट के भी बाहर निकलेगा। थ्री स्क्वायर इंटू टू जो है, एडजॉइन के बाहर कैसे निकलेगा? एन माइनस वन बन के। एडजॉइन के बाहर कैसे निकलेगा? एन माइनस वन बन के। और डिटरमिनेंट के बाहर कैसे निकलेगा? वापस इसकी पावर थ्री बन के। Yes, sir. अंडरस्टूड? आपके पास क्या बचेगा? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो जाएगा थ्री की पावर थ्री, ये टू थ्री जा सिक्स, वेट वेट, ये थ्री एक और है ना, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा 12, टू की पावर टू, टू इंटू थ्री सिक्स। एडजॉइन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ इसकी पावर एन माइनस वन। डिटरमिनेंट ऑफ जो भी नंबर होता है, जो भी मैट्रिक्स होता है, उसकी पावर एन माइनस वन। तो हो जाएगा थ्री की पावर 15, टू की पावर सिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर फोर, थ्री की पावर 15, टू की पावर 10। क्या हुआ, कहाँ गड़बड़ हो गई? थ्री क्यूब इंटू टू, इसको आपने एडजॉइन के मान निकाला, पावर टू बन के, पावर थ्री बन के। क्या बचा आपके पास? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए स्क्वायर। चेक करो सर वो कैलकुलेशन। आपने जो 3² × 2 लिखा है ना, वहाँ पे 3³ होना चाहिए। अच्छा हाँ, ये थ्री क्यूब था, ये थ्री क्यूब है ना, ये थ्री क्यूब है। तो फिर देखो, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स थ्री जा 18 हो जाएगा, है ना? ये थ्री की पावर टू, फिर पावर थ्री, सिक्स थ्री जा 18, ये 18 आएगा। और कहाँ गड़बड़ हुई है? सर वो आपने लिखा है ना 3³ × 3⁻18, वो 21 हो जाएगा नीचे आके। अच्छा सिक्स है वो, सॉरी, मेरे को ये टू दिख रहा, ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा आपके क्वेश्चन में सिक्स है ना, हाँ फिर तो हो जाएगा। मुझे लगा ये थ्री और टू है साथ में, टू की जगह सिक्स है वहां पे। हाँ, अब तो हो जाएगा ये। पावर कंबाइन हो जाएगी, 18 प्लस थ्री कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा थ्री की पावर 21 इंटू टू की पावर 10। अब सिक्स बनाने के लिए दोनों की सेम पावर चाहिए, तो थ्री की पावर 10 और टू की पावर 10 साथ में रख लिया। अगर थ्री में से 10 अलग चला जाएगा तो थ्री की पावर 11 बचेगा, तो ये हो जाएगा सिक्स की पावर 10, थ्री की पावर 11। करेक्ट? यस सर। सॉरी, सिक्स की पावर 10, थ्री की पावर 11, ऑप्शन ए। सेकेंड वाला, सिक्स वाला क्या आंसर आया? सर बी आ रहा है। बी आ रहा है? एक मिनट, आप अगला क्वेश्चन करो, 2 सेकेंड।
हाँ सर, ये पिछला क्वेश्चन हो गया था, इसमें कैसे किया था बताओ, सिक्स्थ वाले में। तो हेलो, सिक्स्थ वाला कैसे किया, ये नहीं हुआ। साइन कॉस में बदला क्या, साइन कॉस में बदल दो, इसको क्या लिखोगे 1/cos, इसको लिखोगे साइन बाय कॉस। ऊपर क्या बनेगा, बहुत स्टैंडर्ड है ये भी, साइन कॉस में बदल दिया करो ना। क्या बनेगा ये, ऊपर 1 माइनस कॉस, एलसीएम आ जाएगा। और को सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, इसको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे, डायरेक्ट करने जाएंगे तो बहुत लेंदी जाता है, आपको पता है। कभी भी इनवर्स वाले फंक्शन डिफरेंशिएशन में आते हैं तो हम पहला स्टेप क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन। एक बार सिंप्लीफाई हो जाए उसके बाद डिफरेंशिएशन का सोचते हैं। इसके बाद बताओ क्या स्टेप अपनाओगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यही था ना। हाँ बोलो, ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड चीज है। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करें, हाफ कौन सी, हाफ एंगल वाली। सर tan θ/2 बन जाएगा ये। tan θ/2 कर सकते हो, इसके अलावा एक और कोई ना कोई होती है ना, बताओ। 1 माइनस साइन 2 थीटा की कौन सी फॉर्मूला होती है, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। हाँ वो भी लिख सकते हो, मतलब बेसिकली आपने साइन 2 थीटा का बोला, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, या फिर कॉस θ/2 माइनस साइन θ/2 का होल स्क्वायर। चेक करो सब लोग, याद है 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको बताया था, 1 प्लस साइन 2 थीटा है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन 2 थीटा है या तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो यही आएगा, और नीचे कॉस 2, इसका भी हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यस सर। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ये पहले भी सिखाया था आपको मैंने। अब नीचे बनेगा a प्लस बी, a माइनस बी, नीचे क्या बनेगा कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन, और ऊपर बनेगा कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर। तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा आपके पास, कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन। यहाँ तक समझ में आया। यस ऊपर नीचे Yes, कॉस sir. से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन θ/2 अपॉन 1 प्लस 10। इसके बाद क्या क्या, ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। अब ये भी बहुत स्टैंडर्ड होता है, याद करो इसको क्या लिखते हैं, 1 माइनस सर टेन 1 थीटा को अपॉन 1 प्लस 10 टेन। π/4 लिखते हैं, हाँ 1 को 10 π/4 लिख देते हैं, बेसिकली ये है क्या, फॉर्मूला बन 10 जाता है ऑफ π/4 π/4 माइनस θ/2, याद रखना। तो देखो फाइनली सिंप्लीफिकेशन होके ही आया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिखा, 10 ऑफ π/4 माइनस θ/2। तो y इक्वल टू 10 इनवर्स 10 ऑफ π/4 माइनस थीटा, थीटा मतलब x³ अब चेक कर लेना क्या ये इस रेंज में लाई कर रहा है क्या डायरेक्टली बाहर आ सकता है कि ना, तो हमेशा चेक करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना डायरेक्टली बाहर मत भेज देना, पहले चेक करना पड़ेगा इसकी रेंज क्या से क्या है। x³ लाई कर रहा है आपका π/2 से 3π/2 तक, तो माइनस x³/2 -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, -1/2 से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब सब जगह π/4 ऐड करना है, π/4 ऐड करोगे तो यहाँ पे 0, यहाँ π/4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, -2π/, दैट इज -π/2। चेक कर लेना है ना, तो रेंज में लाई कर रहा है, डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, π/4 माइनस x³/2। अंडरस्टूड। अब डिफरेंशिएट करके चेक कर, अब हो जाएगा। अब ध्यान रखना कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं सिंप्लीफाई हम करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, ये हमने पहले भी सीखा था एक बार, वापिस इसको लिख लेना कहीं, भूलना मत ये रिजल्ट, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को ये लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएबल है, दो अननोन है, क्या कंडीशन अप्लाई करोगे, सर पहले कंटिन्यूस कर देंगे। कंटिन्यूस भी होगा
वेरी गुड, और डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, कंटिन्यूस में क्या होता है, LHL इक्वल LHL टू RHL RHL, फंक्शन के वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू तीनों उस पॉइंट पे क्या होती है, बराबर। फंक्शन 3 पे ब्रेक हो रहा तो 3 पे चेक करेंगे, तो 3 पे LHL कितना हो जाएगा, x की जगह 3 रख दो, x की जगह 3 रख दोगे, k इंटू 3 प्लस 1 4 दैट इज 2। RHL में x की जगह 3 रख दोगे तो 3m प्लस 2, अंडरस्टूड। तो 2k इक्वल टू 3m प्लस 2, और डिफरेंशिएबल भी होगा, एक इक्वेशन तो ये आ गई। और दूसरी इक्वेशन क्या सर बनेगी, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेंगे। हाँ डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, k अपॉन 2 रूट x प्लस 1, और नीचे का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, m, अंडरस्टूड। Yes, sir. यहाँ पे x की जगह वापस 3 रख देना, 3 रखोगे k/4, और यहाँ पे आ जाएगा m। ठीक है, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व करके k और m आ जाएगा, अंडरस्टूड एवरीवन। यस सर। यस सर। इन दोनों को ट्राई करो, AOD के क्वेश्चन।
डन हो गए दोनों। चलो दूसरा फटाफट कर। देखते हैं। क्यूबॉइड वाला मैं कर देता हूँ जल्दी से, तब तक आप वो करो। क्यूबॉइड ऑफ साइड दिस इज एन क्लोज स्फीयर ऑफ रेडियस r। देखो कभी भी ये मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको क्या सिखाया था, आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि कौन कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या क्या है, वेरिएबल कौन कौन सी चीजें हैं, और किसको मैक्सिमाइज किसको मिनिमाइज करना है। फिर जिसको भी मैक्सिमाइज जिसको भी मिनिमाइज करना है उसको फिर क्या करते हैं, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करो। डिफरेंशिएट करो फिर जीरो से इक्वेट करो। तो एक क्यूबॉइड है और एक स्फीयर है ऑफ रेडियस r। if the sum of the surface area is constant, क्या बोला है, consider a cuboid and a closed sphere of radius r if the sum of their surface area is constant। इनका जो सरफेस एरिया का सम है वो कांस्टेंट है, तो पहले जो कांस्टेंट है उसको लिख देते हैं, है ना, सम ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा, बोलो। सर 2 तो LB प्लस BH प्लस HL है ना, 8x स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर। और स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, बोलो, ये पता होना चाहिए, 4πr स्क्वायर। सर हेमिस्फीयर है ना? अच्छा हेमिस्फीयर है क्या, सॉरी सॉरी सॉरी। सर क्लोज्ड है तो वो 3πr² हो जाएगा। हाँ हेमिस्फीयर है तो फिर अलग होगा, क्लोज्ड हेमिस्फीयर, ठीक है। 3πr² हो जाएगा। क्लियर है, इनका सम कांस्टेंट है, सॉरी इनका सम क्या है, कांस्टेंट, मतलब ये जो सम है ये कांस्टेंट है। तो ये एक रिलेशन आपको दिया, दिस प्लस दिस इज अ कांस्टेंट, मतलब k इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 38 इंटू 2 76। ये कांस्टेंट है। then the ratio of x by r for which the sum of their volume is maximum, किसको मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम के सम को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। देख ये रिलेशन आ गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 गिवन डेटा, k कांस्टेंट है, जहां पे k एज अ कांस्टेंट रेट होगा, जिसको मैक्सिमाइज करना है वो एक्सप्रेशन लिख देते हैं, सम ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बताओ 2/3πr3, और उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच 40x क्यूब। 40x क्यूब। अब इसको आपको करना है मैक्सिमाइज, इसको सिंगल वेरिएबल में वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करें, सर के वाले भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हो, सर के वाली इक्वेशन से r निकाल सकते हैं। ये भी कर सकते हो, और आपको देखो रेशियो चाहिए तो थोड़ी कैलकुलेशन इजी करने के लिए और कुछ कर सकते हैं क्या, सर इसे आ जा रही है रेशियो। आ रहा है, ठीक है। तो k से आप किसकी वैल्यू रख रहे हो, सर के टर्म्स में r आ रहा है √k - 76x²/3π। r की वैल्यू निकाल रहे हो ना, इसमें रख रहे हो, r की वैल्यू उठा के इसमें रखना चाहते हैं सर, ठीक है। एक तो यही है कि आप इक्वेशन नंबर 1 से r निकाल के नीचे पुटअप करो, पूरी इक्वेशन x में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करो। और इसको आसान बनाने का कोई तरीका है क्या, वो सोच रहा हूं मैं, अगर
आर एक्स क्यूब कॉमन, आर क्यूब कॉमन भी है, आर क्यूब बाहर आ जाएगा, एक्स बाई आर का होल क्यूब बचेगा, आर क्यूब को हटाने ठीक है। सर दोनों जब हम विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो सिर्फ हाँ फर्स्ट लेकिन इक्वेशन से डी बाई डी एक्स की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करके आ जाएगा। नहीं, आपको सबसे पहले इसको सिंगल वेरिएबल में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप डिफरेंशिएट करोगे ना। वॉल्यूम में तो दो सर वहां वेरिएबल आ से रहे कट रहा है हैं, आर और सर, एक्स। सेकंड इक्वेशन है ना, वहाँ आर और एक्स कट जा रहा है। कट कैंसिल हो रहा है, यस सर। मतलब आपने क्या करा है, फर्स्ट इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकाली? सर फर्स्ट इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया ना, और सेकंड को भी किया, और वहां से वैल्यू अच्छा, निकाल दी। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करा, यस सर, डायरेक्ट कर दिया। विथ रिस्पेक्ट टू क्या किया, एक्स। यस सर। ठीक है, करके देखते हैं। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हो जाएगा 0 इक्वल टू, ये हो जाएगा 76 इंटू 2 152 एक्स प्लस 3 पाई आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 6 पाई आर डी आर बाई डी एक्स, ये आएगा। यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा, डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, तो क्या हो जाएगा 3 आर स्क्वायर डी आर बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा तब 120 एक्स स्क्वायर। अब सर अब डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, ठीक है, और सर फर्स्ट इक्वेशन से डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू पुट अप करोगे आर के टर्म्स में, आर भी तो है या, सर वो बाद में कैंसिल हो जाएगा, और सर डायरेक्ट रेशियो मिल जाएगी। हमको यहाँ से चेक करना पड़ेगा डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, आर से आर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक है। यहाँ से भी एक्स बाई आर का रेशियो आ जाएगा, ये आर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 120 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, अंडरस्टूड, पाई से पाई कैंसिल, क्लियर है, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, क्लियर हो गया, Yes, sir. ओके वेरी गुड। नाइन्थ में बोला है, क्या बोला है, इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर सम ए, for some a belongs to R in the interval 0 to 1 and decreasing in 1 to 5, then the roots of the equation fx minus 14 by x minus 1 का whole square equal to 0। ठीक है, ये किया था, यहाँ पे a निकालना नहीं क्या, जल्दी करो, हो गया था ये, क्या करना है, सर हो गया था। कर रहे हैं। कर लो एक बार। फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग, मतलब यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, वन पे के पहले इंक्रीजिंग है, वन के बाद क्या है डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है, मतलब वन पे क्या हो रहा होगा, मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा होगा। सबसे पहले तो एफ डैश वन को 0 से इक्वेट कर देना, हाँ है ना, वहां से ए आ जाएगा, क्लियर है, कर सर लोगे ए सॉल्व, 5 ए जैसे ही आएगा फिर जो फंक्शन पूछा उसके रूट्स निकल जाएंगे, फंक्शन आ जाएगा, ए आ जाएगा, मतलब एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, ओके, ये दो ट्राई कर लो, इंटीग्रेशन,
हाँ हो गया सॉल्व। तरीका समझ में आ गया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। फर्स्ट वाले में बताओ क्या तरीका अपनाओगे, क्या स्टेप अपनाओगे फर्स्ट में? सर एक्स इंटीग्रेशन क्यूब बात को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कर देंगे और 3 माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ टी मान लेंगे, हाँ, तो उसके बाद रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको टी या टी स्क्वायर मान लो, अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी उसको टी स्क्वायर मान लिया। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -2x dx इक्वल टू 2t dt। x dx की जगह -3 dt आ जाएगा पहली चीज। तो रूट के अंदर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अपने, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को आपने टी स्क्वायर माना, इस एक्स क्यूब में से एक एक्स अलग चला जाएगा और बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर की जगह वापस टी के टर्म्स में रिप्लेस कर दोगे, 3 माइनस टी स्क्वायर, और डी एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, -3 dt। पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट करना है आपको। तो 3 माइनस टी स्क्वायर इंटू रूट ऑफ टी स्क्वायर मतलब टी मल्टीप्लाई बाय -3 dt। अंडरस्टूड? तो जगह टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर -3 dt, अब अलग अलग मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो। अंडरस्टूड? और ये वाला -π/4 से π/4 में क्या करेगा, क्या करोगे? जब भी -a से a आता है सबसे पहले क्या चकते हैं, ऑड इवन, है ना। अब ये ओवरऑल ऑड इवन तो नहीं है, ओवरऑल देखोगे तो ऑड इवन नहीं है, लेकिन अगर x को अलग कर लिया, अब π/4 वाले पार्ट को अलग कर लिया, अब बताओ ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ऑड है कि इवन? ऑड। ऑड। ऑड का आंसर क्या आ जाएगा, 0। और सेकेंड वाले में इवन है, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो आप, है ना। cos 2x से तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, 2 tan x/2 अपन 1 + tan square x/2, वो वाला फॉर्मेट है ये 1 माइनस a प्लस b cos थीटा वाला। तो tan के हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर देना, है ना। यस सर। Yes, sir. फिर tan x को t मान लेंगे। इनको ट्राई करो जल्दी से। क्या सोचा, फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें क्या सोचा, ट्वेल्थ में ऑड इवन कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। नो सर।
नो तो कौन सी क्या करेंगे फिर? प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे, यस सर। किंग्स रूल है ना। जैसे किंग्स रूल अप्लाई करोगे क्वेश्चन, ये 1 प्लस साइन एक्स आई थिंक कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा। और सेकंड वाले में इक्वेलिटी है, बहुत स्टैंडर्ड, एक पैराबोला की स्ट्रेट लाइन, पैराबोला ये रहा। इसमें कोई पॉइंट रख के देख लो, मान लो 1,0 रखा, तो 0 < 1 सेटिस्फाई कर रहा, मतलब पैराबोला के अंदर का पॉइंट है। दूसरी लाइन की इक्वेशन, y इक्वल टू 4x माइनस 1, x को 0 रखने पे y माइनस 1 और y को 0 रखने पे x 1/4, ये लाइन है। एरिया बिटवीन द रीजन, इन दोनों के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है? ये वाला। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, राइट माइनस लेफ्ट, कौन सा ज्यादा सही रहेगा? बोलो। देखो अपर माइनस लोअर कब करते हैं? जब ऊपर पूरा एक जैसा कर्व, नीचे पूरा अलग कर्व, तब अपर माइनस लोअर करते हैं। मतलब स्ट्रिप को यहाँ से या तो घुमा के देखा करो। नहीं समझ में आता कौन सा अप्लाई करना है, तो स्ट्रिप को स्टार्टिंग से एंड तक घुमाओ, ऊपर वाला हिस्सा अगर चेंज नहीं हो रहा है, नीचे वाला हिस्सा चेंज नहीं हो रहा है, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। दूसरा, लेफ्ट माना वाई में ऊपर से लेकिन लास्ट तक घुमा के देखो, अगर लेफ्ट वाला कर्व और राइट वाला कर्व एक जैसा है तो लेफ्ट में। बताओ इसमें कौन सा अप्लाई करें, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के वर्टिकल स्ट्रिप? एक ये दोबारा बताने, स्ट्रिप क्या बताया आपने? एरिया अंडर कर्व में दो तरह के फॉर्मूले लेते थे, एक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, मतलब वर्टिकल स्ट्रिप लेते थे, एक जगह हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते थे। यहाँ पे हम कौन सी लेंगे? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ही लोगे ना। हॉरिजॉन्टल में अगर लोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंड, ऊपर से लेके लास्ट लिमिट तक जब ले जाएंगे अपन, इस स्ट्रिप को घुमाएंगे, तो राइट साइड में सिर्फ रेड वाला कर्व आएगा, लेफ्ट साइड में सिर्फ ब्लैक ब्लू वाला कर्व आएगा, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने में फायदा है। अंडरस्टूड? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मतलब क्या होता है? एक्स dy। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक। अब लिमिट कैसे पता करते हैं? इन दोनों कर्व को साथ में सॉल्व करने से। इन दोनों को साथ में सॉल्व करोगे तो y की दो वैल्यू आएगी, y1 और y2। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा? y1 और y2 से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। राइट कर्व से x की वैल्यू माइनस लेफ्ट कर्व से x की वैल्यू। x की वैल्यू y के टर्म्स में लिखनी है, तो स्ट्रेट लाइन में x की वैल्यू y के टर्म्स में कितनी है? ये। और इसमें x की वैल्यू कितनी है? ये इंटीग्रेट करना है। और लिमिट y1 से y2, लिमिट्स कैसे निकलेगी? इन दोनों कर्व को साथ में सॉल्व करके। अंडरस्टूड है? यस यस सर। चलिए इनइक्वालिटी भी क्रॉस चेक कर लेना, इनइक्वालिटी इधर आ रही कि नहीं आ रही, वैसे इधर ही आएगी। तो ध्यान रखना, आपको सिखा रखा है वर्टिकल स्ट्रिप तब लेंगे जब स्ट्रिप को घुमाने पे ऊपर कर्व एक जैसा है, नीचे कर्व एक जैसा, तो वर्टिकल स्ट्रिप। डायग्राम ऐसा हो तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, डायग्राम ऐसा हो तो वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप में इंटीग्रेशन क्या होता है? y dx, और यहाँ पे x dy। क्लियर? यस सर। ओके। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ, ये तो अब आप कर लोगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर थ्योरी पे आपके लिए छोड़ रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी का ट्राई कर लो।
ठीक है, इसी को फर्स्ट वाले में क्या तरीका अपनाएंगे? पहले रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। रैंडम वेरिएबल क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन। एक्सपेरिमेंट क्या है? सर 2 पेन्स आर ड्रॉन। वेरी गुड, 2 पेन आर ड्रॉन एट रैंडम। ये आपका एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या है? 2 पेन्स आर ड्रॉन एट रैंडम। एक्सपेरिमेंट भी समझना जरूरी है कि 2 पेन निकाले गए 10 पेन में से, जिसमें 3 डिफेक्टिव है। और रैंडम वेरिएबल एक्स क्या है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन। एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी? 2 पेन निकाले, उसमें डिफेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं? 0, 1, 2, आया ना? यस सर। Yes, sir. या तो 2 पेन निकाले, उसमें दोनों अनडिफेक्टिव, एक डिफेक्टिव या दोनों डिफेक्टिव। अब आपको इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी। सिखाया तब मीन वेरिएंस कैसे निकालते हैं, उसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को ध्यान से पढ़ा। एक्सपेरिमेंट क्या है? ड्रॉइंग 2 पेन। फिर रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन कर दिया। रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन करने के बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना, 0, 1 एंड 2, और इसकी प्रोबेबिलिटी लिखो। अब एक एक करके प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 0 क्या होगा? एक्स इक्वल टू 0 का मतलब एक भी डिफेक्टिव ना हो, मतलब पहला भी नॉन डिफेक्टिव, दूसरा भी नॉन डिफेक्टिव। अंडरस्टूड? बोलो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये कराया था क्लास में क्वेश्चन जैसे। प्रोबेबिलिटी आपको अगर ध्यान हो, बहुत टाइम हो गया है, लेकिन आपको तो रिवाइज करना चाहिए। बोलो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सिलेक्ट करना है ना सिर्फ। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? सर 7C2। 7 सीट, ठीक है। 7 नॉन डिफेक्टिव, उसमें से 2 लेने, टोटल आउटकम सर 10C2। 10 सीट। x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 का मतलब क्या? एक डिफेक्टिव और एक नॉन डिफेक्टिव, यस सर। है ना? एक डिफेक्टिव और एक नॉन डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव एक चाहिए, नॉन डिफेक्टिव और दूसरा डिफेक्टिव। और प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2, दोनों के दोनों डिफेक्टिव, दोनों के दोनों डिफेक्टिव। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस ये तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। इसके बाद फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर मीन पूछेंगे, मीन मतलब EX। EX का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का समेशन xi pi, ठीक है। और वेरिएंस E ऑफ x स्क्वायर माइनस E ऑफ x का होल स्क्वायर। E ऑफ x स्क्वायर मतलब समेशन xi स्क्वायर इंटू पी माइनस समेशन xi pi का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? यहाँ वैल्यू रख के आंसर निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, तरीका ध्यान रखना, प्रैक्टिस कर लेना, और क्वेश्चन नोट्स में दिए हुए हैं। सेकेंड वाले में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ए पता है, बी पता है, यूनियन पता है, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। फिर ए बाय बी डैश और बी बाय ए डैश में वेन डायग्राम में क्या आएगा सोच लेना, देख लो एक बार। ए बाय बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन बी डैश है सकता, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इन दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी डैश नहीं समझना है, ये डायग्राम बना, ये ए सेट ए, ये सेट बी। अब ये पूरा वेन डायग्राम 4 हिस्सों में बढ़ गया। आप इसको चाहो तो स्मॉल लेटर से भी डिनोट करते हैं। ये ओनली ए वाला पार्ट, ये अंदर सर्कल के अंदर ओनली ए वाला पार्ट, ये ओनली बी वाला पार्ट जहाँ पे सिर्फ बी हो, पूरा नहीं। और ये इंटरसेक्शन और ये बाहर वाला हिस्सा।
और ये पूरे का सम ए स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा 1। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या है। ए का इंटरसेक्शन लेना है बी डैश के साथ। ए मतलब पूरा रेड सर्कल, ए मतलब पूरा रेड वाला सर्कल, बी डैश मतलब बी को छोड़ के सब कुछ। तो बी को छोड़ के सब कुछ और रेड वाले सर्कल का इंटरसेक्शन लेंगे तो बताओ क्या आएगा। बी को छोड़ के सब कुछ और रेड वाले सर्कल का कॉमन पार्ट क्या आएगा? ओनली ए आ जाएगा। ठीक है, और बताओ Yes, sir. बी डैश में क्या क्या आएगा? बी डैश सर ए और बी। ए प्लस अंडरस्टूड। ओनली बी को छोड़ के बाकी सब। हाँ तो ए और डी आ जाएगा पूरे बी को छोड़ के, बी वाले पार्ट को छोड़ के। बी वाला पार्ट में क्या आ रहा है? ए और बी और सी, ए और डी। इसी तरह से दूसरा भी निकल जाएगा। अब ये कैसे निकालना है, ये आप आसानी से निकाल सकते हो। वेन डायग्राम ऑलरेडी सारी चीजें पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, मतलब ए प्लस सी पता है। बी पता है, मतलब सी प्लस बी पता है। यूनियन पता है, यूनियन मतलब ए प्लस बी प्लस सी पता है। इनका यूज करके ए बी सी डी निकाल लेना और चारों का एडिशन 1 होता है। क्लियर हो गया? ओके, तो देखो आज अपन ने लगभग 15 क्वेश्चन किए, उसमें 12th के बहुत सारे टॉपिक हमारे रिवाइज हो गए। कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं, मैं आपको इसी पीडीएफ में बना के भेज दूंगा, एक बार आप ट्राई कर लेना खुद से। क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू, गुड नाइट।